सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जो खबरें हैं अगर हम इस वक्त उससे हट के बात करें, जो पीटीआई ने पंजाब में यानी लाहौर में डेरे डाले, वहाँ पर क्या हुआ, वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो जो 5 अगस्त की डेडलाइन थी जिसमें तहरीक जो है वो चलानी थी और इमरान खान साहब की रिहाई करनी थी, अब वो एक 90 दिन की डेडलाइन में या एक टारगेट में वो तब्दील हो गई है। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि उसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में भी आ गए हैं, उनके अपने वोटर अपने सपोर्टर उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि फिर 5 अगस्त को क्या हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जी 5 अगस्त जो है उस तक पीक पे जाएंगे। बहरहाल एक ये मामला। दूसरा सलमान अकरम राजा वाला, उन्होंने कहा अली हमजा साहिबा को नहीं बुलाया, तो उन्होंने कहा जी वो मसरूफ़ थी। फिर अली हमजा साहिबा ने ट्वीट कर दी कि पता नहीं मैं कहाँ मसरूफ़ थी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो इस वक्त असल मामला है, जो सारी की सारी नज़रें हैं वो है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर। एक तो ये कि सेनेट इलेक्शन नहीं हुए, जो अब होने जा रहे हैं वो 21 जुलाई को उसकी डेट आ गई है। अब आपको पता है जब सेनेट इलेक्शन जाते हैं तो जोड़ तोड़ ये वो सारे मामला शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग वहाँ पे अदम एतमाद की तहरीक की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब ने कल इन हाउस चेंज की भी बात कर दी है। पीपल्स पार्टी भी इस इंतज़ार में है। फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा, उनसे भी एक दफ़ा सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था ये हमारा आइनी हक़ है, जब भी हमारे पास नंबर मुकम्मल होंगे हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। और सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी उनके कुछ क्लेम्स हैं, तो इस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल करीम कुंडी साहब, पहले ज़रा सेनेट के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि बल्कि मैंने आपका एक क्लिप भी देखा था जिसमें आप एक प्रोग्राम में थे। अगर आप इजाज़त दें तो वो कुछ सेकंड्स का क्लिप है, मैं चला दूँ, उसके बाद इसकी ज़रा तशरीह आपसे चाहूँगी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से वो देखें कभी प्रोग्राम जो है ना लाइटर मूड में, देखिए आप अब पेन पेपर आपके पास होगा, आप हिसाब कर लें। अपोजिशन हमारी कोशिश है कि हमारे इकट्ठे हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ें और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब होंगे। हमारे पास 52 मेंबर्स हैं। जी बिल्कुल है। ठीक है। अब पीपल्स पार्टी ने 2 कैंडिडेट का नॉमिनेशन पेपर जमा कराया, एक खवातीन का और एक जनरल पे। एक जनरल पे PMLN लड़ रही है, एक जनरल पे जो है वो, और एक जनरल पे और एक टेक्नोक्रेट पे GY लड़ रही है। अब 19 मेंबर पे आपके मेंबर जो है आपका जो है वो बिल्कुल सेफ हो जाता है कैंडिडेट सेनेटर में। PMLN के GY के पास 19 मेंबर हैं, PMLN के पास 18 मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी के पास 11 मेंबर हैं, इसमें से 3 ANP के पास, PMLN के पास 16 मेंबर हैं। नहीं 18 हैं, उनके जो भी वो केस उसका हुआ है उस पर वो क्लेम किया है। अगर वो नहीं, देखिए वो क्लेम है, अगर जो भी है वो या GY के पास जाना है या वो PMLN के पास। तो फिर GY के पास 19 नहीं रहेंगे सर, अगर PMLN के पास चले गए तो फिर इनके कम हो जाएंगे। नहीं, वो अभी उनका भी जो है ना वो नहीं है, वो कम नहीं होंगे, वो अभी तक उनका वो फैसला जो है वो पेंडिंग है, उस पर काउंटिंग नहीं। अब उस पर जो है दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो 11 हैं उसमें 3 ANP के अपोजिशन पे हैं, 3 PTI-P के जो है PTI पार्लियामेंटेरियन के अपोजिशन पे हैं और एक इंडिपेंडेंट अपोजिशन पे, तो ये 7 है। तो अगर ये 7 हो जाते हैं और ये हमारे साथ आते हैं तो हम अपोजिशन सारे ये हमारे 18 हो जाते हैं, तो हमें एक वोट की जरूरत है। तो 3 ये जनरल हमारी सीटें हैं। 48.90 पे जो है या 49 समझ लें, उस पे एक टेक्नोक्रेट की सीट आती है। 49 नंबर्स पे जो है एक खवातीन की सीट आती है, और हमारे पास 52 नंबर, तो ये हमारे पास 52 नंबर है। तो अगर हमारे वोट सही होते हैं और सही जाते हैं तो हमारे 5 सेंटर्स जो हैं वो बन सकते हैं। अगर आपके पास मजीद कोई लोग आ जाते हैं तो 5 बन जाते हैं, अदरवाइज 4 सीट्स बन रही है, एक टेक्नोक्रेट, एक विमेन रिजर्व और 2 जनरल फिलहाल। नहीं देखिए, मैंने आपको 18 अगर हम अपोजिशन सारी इकट्ठी होती है पीपल्स पार्टी के साथ, ANP भी, PTI-P भी और एक अपोजिशन, तो ये 18 होते हैं। हमें एक मेंबर की जरूरत है एग्जैक्टली बिल्कुल सेफ साइड पे जाने के लिए। ठीक है। अब बात ये है कि हम हुकूमत को ऑफर करते हैं कि अपोजिशन के पास 5 सीटें बनती, वो अगर हम चाहते हैं कि चीजें ना हो, ये जो मंडी लगती है चीजें होती हैं और हर वक्त PTI वाले बिकते हैं, तो ये ना हो। अपोजिशन की जो 5 सीटें बनती हैं 5 अपोजिशन को देते हैं, बाकी सीटें जो इनकी बनती है ये ले लें। तो अगर 5 आपको देने के लिए 1-2 मेंबर्स भी देने पड़ेंगे ना। तो देखिए अगर वो नहीं करेंगे तो हम छठे के लिए भी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हम क्या बड़ा फरिश्ते तो हैं, आप कह रहे हैं फरिश्ते हैं। देखिए इस वक्त 30 से 35 मेंबर्स इंडिपेंडेंट है। आपको पता है हमारी असेंबली में 30 से 35 मेंबर्स इंडिपेंडेंट है, और वो इंडिपेंडेंट से भी तो वोट करते हैं ना, वो तो किसी के गुलाम तो नहीं है ना।
वो तो आज़ाद है वोट देने के से। सर वो गुलाम नहीं है और वो अपेरेंटली तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमें और आपको सबको पता है कि वो पीटीआई है। किसी के भी नहीं है, उसके उनके ऊपर कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं लगी, हाँ, कोई बाउंड नहीं है पार्टी के, किसी की भी नहीं है। लीगल आई एम टॉकिंग लीगली दे आर इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, तो फिर क्या पता हम छठे नंबर के लिए भी कोशिश कर लें। और फरिश्ते कौन है? एमपीएस फरिश्ते। हम फरिश्ते नहीं हो सकते, सिर्फ आप फरिश्ते हो सकते हैं। नहीं, मैंने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि हम फरिश्ते हैं सर। हमसे सद्दाम नहीं हो सकते। चले फैसल करीम कुंडी साहब, आपका ये क्लेम हम मान लेते हैं कि आप फरिश्ते हैं। चले ठीक है, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ नहीं ठीक है। अच्छा सर, ये बताएगा कि कल मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने कहा कि हम एज सच इंटरेस्टेड नहीं हैं हुकूमत टॉपल करने में, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर इन हाउस चेंज पीटीआई खुद करती है तो हम उसको वेलकम कहेंगे। इन हाउस से मतलब ये कि वो कहते हैं कि जी हमें अली अमीन गंडापुर साहब की जो नाशाइस्ता ज़बान है वो हमें पसंद नहीं है। अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि तहरीक अदब एतमाद लेकर आएँ, गवर्नमेंट टॉपल करें और दूसरा बने, या अगर जो इन हाउस चेंज की बात की है मौलाना साहब ने, आप उनके साथ भी खड़े होंगे? देखिए, अगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि इन हाउस चेंज है, तो इन हाउस चेंज मींस गवर्नमेंट टॉपल होना, गवर्नमेंट ही खत्म हो गया जब इन हाउस एक तरह से। हाँ, लेकिन रहेगी पीटीआई। वो कह रहे हैं पीटीआई की सफ़ों से कोई और वजीर आला बन जाए, अली अमीन गंडापुर वजीर आला ना रहे। ठीक है, जेयूआई का एक स्टांस है, मौलाना साहब का एक स्टांस है, वो उनका अपना एक स्टांस है। हमारा एक स्टांस है कि जिस दिन भी हमारे साथ एक मेंबर, जैसे आपने पहले भी कहा है, अगर हमारे पास जिस दिन भी, जरूरी नहीं कि आज होगा या कल होगा, जब भी होगा, जब भी हमारे पास नंबर गेम पूरे होते हैं और हमारे पास एक मेंबर भी ज्यादा होता है, तो हम अपोजिशन की बाकी जमातों के साथ बातचीत करेंगे, जेयूआई के साथ भी बातचीत करेंगे, एपी के साथ भी बातचीत करेंगे कि हमने नंबर गेम पूरे कर लिए, आप हमें सपोर्ट करें, तो फिर हमारे जमहूरी हक के मद्देनजर की तहरीक लेके आ जाए। तैयारी हो रही है इसकी? वो जो आज़ाद हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनसे राब्ते हो रहे हैं? रिहर्सल कर रहे हैं ना, सेनेट के इलेक्शन में पता चल जाएगा। रिहर्सल कर रहे हैं, दैट्स गुड। अच्छा, तो मौलाना साहब की जो आप बात कर रहे हैं, तो मौलाना साहब की जो 19 सीटें फ़िलहाल केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, इन्होंने आपसे बात कर ली है कि सेनेट इलेक्शन में हम आपके साथ हैं? देखिए, पिछले यकीन दहानी कराई है मतलब? मौलाना साहब के पास पिछले दिन मैं गया था, उनके पार्टी के पार्लिमानी लीडर साहब अब्दुल दुरानी साहब भी मौजूद थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और उनके भाई जो वहाँ पर पार्लिमानी लीडर हैं मौलाना रुमा साहब भी मौजूद थे, मौलाना साहब भी मौजूद थे। हमने इसके ऊपर डिस्कशन की कि अपोजिशन को इकट्ठे इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद हूँ, अभी तक हमारी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अपोजिशन इंशाल्लाह जो है वो, आज मेरे पास जो है वो अमीर मकाम साहब भी आए थे, उससे पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन डॉक्टर इबाद साहब भी आए थे हम, और आज अमीर मकाम साहब भी आए थे। इसमें हमारा तकरीबन PMLN और पीपल्स पार्टी का ये है कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, और हमारी कोशिश है कि JUI, ANP, PTI, पार्लियामेंटेरियन और जो है हम इकट्ठे जो है इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम वो है कि हम अपोजिशन जमात इकट्ठी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। PMLN और PP तो चलो समझ में आता है, लेकिन JUI ने अगर अभी तक आप पुरुमीद हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई यकीन दहानी नहीं कराई है, तो मौलाना साहब इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? क्या हर्डल क्या है? हम बहुत है, मैं पुरुमीद हूं इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई ऑफर वगैरह की है आपने उनको? तो हमारी बातचीत होती है पॉलिटिकल, तो इंशाल्लाह जो चीज़ फाइनल होती है रोज़ी में, तो आपको फिर हम बता देंगे। ठीक है। अच्छा, जो रिहर्सल कर रहे हैं आप हुकूमत टॉपल करने की खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें अगर फिर आपकी तैयारी भी होगी ना, अगर हुकूमत टॉपल करने में और तहरीक अदम एतमाद लाने में आप कामयाब हो जाते हैं, तो वज़ीर आला JUI से ही होगा? डिपेंड करता है, तो अभी कबल अज़ वक्त है बात करने की कौन होगा कौन नहीं होगा। नहीं, मेजॉरिटी तो फिर उन्हीं के पास है ना, मतलब जिसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सीट्स अपोजिशन में तो फिर JUI के पास ही है खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए, हमें अगर 20-25 मेंबर्स की ज़रूरत है और 20-25 मेंबर्स आते हैं, किसके साथ आते हैं, कौन लेके आते हैं, और उनके नंबर गेम ज़्यादा होती है, फिर आप क्या करें। लेकिन ये कबल वक्त है, तो जब बात होगी तो इस पे कोई हमें मैं नहीं समझता कि हमें कोई इस पे हमारी कोई कंट्रोवर्सी होनी है, कौन होगा या कौन नहीं होगा। मुतफिका तौर पर किसी को फिर लाएंगे अगर जब ये चीज़ें सब कुछ मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है। और कब तक ये तैयारी आप लोग कर लेंगे कि आप लोग गवर्नमेंट जो है चेंज करने, कोई एनी आइडिया? आप दुआ करें, इंशाल्लाह खैर होगा। चले ठीक है, मैं इसके बाद दुआ कराती हूँ। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम के बाद ही कराऊंगी ना सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि PTI का एक काफ़िला गया लाहौर, और वहाँ जाके 5 अगस्त की डेडलाइन थी। इमरान खान साहब ने कहा एहतजाजी तहरीक होगी, कोई
बातचीत नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई मुफाहमत नहीं होगी, सिर्फ मज़ाहमत होगी और सिर्फ एजिटेशन होगा, मुल्क की एहतजाज होगा। और अब ये 90 दिन में तब्दील हो गया, तो इसकी कोई ख़ास वजह आपको नज़र आती है? अली गंडापुर साहब पे लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये मुखलिस नहीं है, मामला क्या? आप बड़े पुराने सियासतदान हैं, क्या देख रहे हैं आप PTI के अंदर ये मामला? देखें, पहली बात तो काफिला लाहौर गया तो किसे लाहौर गया? पहले मुझे बताएं कि पूरे अभी जो साल से ज्यादा का टाइम गुजर गया है और जब ये रोजाना इस्लामाबाद पे चढ़ाई होती तो वहाँ से लाहौर से कितने बड़े काफिले आते थे? लाहौर के तो सारे लीडर हमारे पास इधर भगोड़े बने हुए हैं, CM हाउस से पड़े हुए हैं, तो लाहौर में बचा क्या हुआ था? लेकिन वॉट एवर उनके पॉलिटिकल एक स्टांस था, पॉलिटिकल एक मीटिंग थी, जो भी था, 5 अगस्त था, 90 डेज में मैंने मुझे जो इन्फॉर्मेशन मैंने भी देखा नहीं है, सुना है कि CM साहब ने कहा है कि या आर होगा या पार होगा, या हम अपने कैदी को रिहा करेंगे या फिर हम जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कैदी तो रिहा नहीं होना, तो इन्होंने अपना बंदोबस्त कर रहा था, लेकिन उनकी हम स्टेटमेंट संजीदा नहीं लेते हैं, क्योंकि पिछले दिन भी कहा था कि जब तक मैं अपने कैदी से मुलाकात नहीं करूंगा उस वक्त तक मैं बजट पास नहीं करूंगा। अब इन कह दिया जी गवर्नर हाउस में साजिश हो रही है। आप मुझे बताएं, अगर 30 जून तक बजट पास ना होता तो क्या होता? किसी सूबे में भी ना होता, वफाक में होता, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, तो हम क्या साजिश करेंगे? खुद अब स्टेटमेंट देते हुए तो उनको पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसी बातें कर रहा हूँ। और फिर सबसे पहले किसी भी सूबे में अगर बजट पास हुआ तो KP में पास हुआ, तो लिहाजा इन्होंने स्टेटमेंट दी है। इनको अपना मैं नहीं समझता कि ये एहतजाज करेंगे, न इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, न एहतजाज करेंगे, न कुछ और कुछ होगा। जहाँ से लोगों ने आना है, सरकारी PTI यहाँ पर मौजूद है, जो DCs को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को, TMS को कहते हैं कि पैसे दें और लोग लेके आए। पहले पंजाब से कितने बड़े जुलूस आए हैं, सिंध से कितने बड़े जुलूस आए हैं, बलूचिस्तान से कितने बड़े जुलूस हैं, न पहले हैं न अब आएंगे। नहीं, ना पहले आए ना अब आएंगे। अच्छा कुंडी साहब, आपका एक और स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल भी था सोशल मीडिया पे, जब बात हो रही थी खान साहब के बेटों के आने के हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा आएंगे तो हम गिरफ्तार करेंगे, फिर आपने भी कहा कि उनको भी गिरफ्तार करेंगे, जुमाइमा आएंगी तो उनको भी गिरफ्तार करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब तो अपने बयान से पीछे हट गए कि जी ठीक है वो आए मिले और ये वो तो ऐसी एक क्वेश्चन था तो मैंने जवाब दे दिया। आप अपनी बात पर कायम है कि उनके बेटों को भी गिरफ्तार करेंगे, जुमाइमा आई तो उनको भी गिरफ्तार करेंगे? आपने जिस प्रोग्राम का क्लिप मुझे सुनाया है, जो फरिश्तों वाला, उसी प्रोग्राम का अगर एक और क्लिप आप मुझे सुना देती, उसी मैंने कहा है कि अगर वो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, चाहे वो जमाइमा हो चाहे उनके बेटे हों, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानेंगे और पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो उनके साथ उसी तरीके से निपटा जाएगा जो पाकिस्तान का कानून कहता है। तो अगर वो ऐसा काम करते हैं जिसमें गिरफ्तारी होगी, तो चाहे जमाइमा हो चाहे उनके बेटे हों, तो फिर तो डेफिनेटली गिरफ्तार होंगे। क्योंकि हम जब जाते हैं UK में और जो चीज़ अगर हम गलत काम करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, तो उनके कानून के मुताबिक ही उनको निपटा जाता है। अच्छा। तो पाकिस्तान कानून के मुताबिक आइन के खिलाफ वो क्या कर सकते हैं? आइन के खिलाफ वो क्या कर सकते हैं अगर वो आते हैं? कानून की खिलाफ वर्जी, देखें कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, क्या खिलाफ वर्जी करेंगे वो? जो भी होगा। अगर देखें, आप मुझे बताएं कि PTI ने कब पूरा एहतजाज किया है? अगर उनके बेटे तो नहीं बैठ के पत्थर मारेंगे ना सर आके यहाँ पे। अगर आप कहें कि वहाँ वो उस जुलूस में आएंगे, हमारे रियासती इदारों के, हमारे जो मुहाफिज है उनके ऊपर अगर आप आंसू गैस से शेल इस्तेमाल करेंगे, उनके ऊपर फायरिंग करेंगे, उनके बेटे करेंगे, 4 लोग शहीद हुए, कौन लीड करेगा? जो लीड करेगा वही इंचार्ज होगा ना। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज आते हैं, मिलते हैं और सुकून से चले आते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। सर लास्ट कमेंट आपका चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान की सूरत हाल है, उसका सद्देबाब क्यों कर मुमकिन है? क्या एक और ऑपरेशन हो? क्या ये हुकूमत उसमें नाकाम है या आपके पास कोई बेहतर तजावीज़ है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है सूबे अमन अमान के अंदर। इस वक्त CM की अपनी पोजीशन देखें, क्या कुछ वहाँ पर नहीं हो रहा। आप मुझे बताएं कि आपके कौन से प्रोग्राम ऐसा नहीं है, माजी में जो प्रोग्राम किए उससे मेजोरिटी हमने खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एसोसिएशन को हमने उस पर बहस की हमेशा। अभी भी ये पोजीशन है कि आपके साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, आपकी जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें लाकानूनियत अरूज पे है, कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। सूबाई हुकूमत ने जो है ये सूबा मिलिटेंट्स को ठेके पे दे दिया है, कोई सरोकार नहीं है, कभी इन्होंने इस तरफ बात ही नहीं की है। मैं सिर्फ हमेशा हर किसी को मिसाल दे दूं कि मुझे कोई क्लिप दिखा दें जिसमें हमारे CM साहब किसी शहीद के घर जो है वो उसके फातेखानी पे गए हों, उनके जो है वो तजवीज़ है सर। देखिए, हमने जो भी पाकिस्तान के, जैसे अब पिछले सवाल में था कि आइन को नहीं मानता, पाकिस्तानी कानून को नहीं मानता, रिट ऑफ द गवर्नमेंट चैलेंज करते, तो उसके साथ निपटा जाएगा। अभी भी जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। आप देखें कि रोजाना की बेस पे हमारे फौजी नौजवान भी शहीद हो रहे हैं, हम जो है अपने दुश्मनों को भी मार रहे हैं। इंटरनल जो है वो शुरू है, मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तो जब तक मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और लोगों को एतमाद में लेकर जो चीज़ भी होती है
हमें इन मिलिटेंट से जो है इस सूबे का सफाई करना है। पहले भी हमने किया था, 2013 में एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था, आज इन्होंने सूबे का सत्यानाश कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुन्नी साहब। हम गुफ्तगू कर रहे थे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने कहा कि जी का इलेक्शन जो है वो एक रिहर्सल है और अगर हम उसमें कामयाब हो गए, यानी 5 सीट्स निकालने में कामयाब हो गए और नंबर्स हमारे पास पूरे हो गए, जो इंडिपेंडेंट है वो हमारे साथ अगर आ जाते हैं तो फिर ये एक रिहर्सल है और उसके बाद हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे और वो पुरुमीद हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ होंगे। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो राना एहसान अफजल साहब और मलिक आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और पंजाब में बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ। पंजाब में कोई रोकने की कोशिश नहीं की। अब कुछ लोग इसको फिक्स्ड मैच भी करार दे रहे हैं। मामला क्या है, वापस आते हैं ब्रेक से तो उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा और उसके अलावा भी जो MNAs MPs पूरी क़यादत जो है PTI की वो अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में पहुंची लाहौर और वहाँ पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ अर्से पहले जब बड़ी बातें हो रही थी कि PTI के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हो गई है, लोग आपस में नहीं है, तो एक कॉन्फ्रेंस की पहले भी और इस असर को ज़ायल करने की कोशिश की और शायद उसी की कंटिन्यूटी में एक और लाहौर के साथ पंजाब के साथ यकजहती भी और वहाँ पर गए सारे और ये असर एक दफ़ा फिर ज़ायल करने की कोशिश की गई कि कोई ग्रुपिंग नहीं है। जो कॉज है जो कि रिहाई के लिए है, इमरान खान साहब की 5 अगस्त की कॉल, उसके लिए सब एक है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद एक जो अल्टीमेटम अपने आप को दे दिया या एक टारगेट दे दिया 90 दिन का, उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे थे, बजाय 5 अगस्त के टारगेट के वो 90 दिन को क्यों ले गए। लेकिन उससे ज़्यादा एक और कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट हो गई इस तकरीब में। इस मौके पर आलिया हमजा साहिबा जो कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनकी कमी को बड़ा महसूस किया गया और ये सवाल सलमान अकरम राजा से हुआ भी। सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे थे, जरा कोई सुनिएगा। आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई, उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आए, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आई या उनको बुलाया नहीं गया, उनका पहले से एक मुरतब प्रोग्राम था, उसके तहत वो आज काम कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ सहाफ़ी के जवाब का ये जवाब दिया कि ना वो नाराज़ हैं और ऐसा भी नहीं है कि उनको बुलाया नहीं गया, उनको बुलाया गया था। लेकिन ये भांडा तब फूटा जब आलिया हमजा साहिबा ने एक ट्वीट की। उन्होंने उस ट्वीट में ये कहा, जो एक्स पे उनकी पोस्ट थी, कि वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए किस लाएमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई करें। साथ में उन्होंने कहा कि फोकस और निशाना सिर्फ वज़ीर आज़म खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक ही और डट जाओ या बट जाओ वगैरह वगैरह। अब प्रोग्राम को ज़रा आगाज़ करते हैं, इस पर भी बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो 90 दिन की बात कर रहे हैं उस पर ही बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसके साथ साथ मलिक आमिर डोगर साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और चीफ व्हिप PTI, मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डोगर साहब, वो तासुर जिसको PTI ख़त्म करने की कोशिश कर रही है कि कोई ग्रुपिंग है, कोई बटा हुआ है, कोई डिवीज़न है, आज फिर यही हो गया कि आलिया हमजा साहिबा चीफ ऑर्गेनाइज़र नहीं बुलाया, फिर गलत बयानी से काम लिया, खुद आलिया हमजा साहिबा की क्लैरिफिकेशन आ गई। सर, ये क्यों हो रहा है पार्टी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं आज होस्ट नहीं था, जो होस्ट है इसका जवाब तो वो दे सकेंगे, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आलिया हमजा साहिबा को आज प्रोग्राम में होना चाहिए था, उनको इनवाइट करना चाहिए था। वो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और बहुत एक्टिवली दिन रात पंजाब में काम कर रही हैं, मोबिलाइजेशन कर रही हैं, कारकुनों के साथ वो जुड़ी हुई हैं और उनको हर सूरत में आज के प्रोग्राम में भी ज़रूर होना चाहिए था, जबकि जो प्रोग्राम हो भी लाहौर में ही रहा है।
तो आपको क्या लगता है किसने नहीं बुलाया, किसके उनसे इख्तिलाफात हैं ऐसे कि वो शिरकत ना के लिए उनको इनवाइट नहीं किया? इस बारे में कोई मैं इस बारे में मेरे इल्म में इस बारे में कुछ नहीं है जी। ये तो जो प्रोग्राम के होस्ट थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, वही बता सकते हैं जी। ठीक है। आमिर डोगर साहब का तो कहना है कि ज़रूर होना चाहिए था और इसमें शायद कोई दो राय भी नहीं है। राना साहब, अब एक तो ये बड़ा खुशाइन था कि पीटीआई वहाँ पर पहुँची और उनको किसी भी ऐसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा जिससे ये इम्प्रेशन आए कि जी उनको रोका जा रहा है पंजाब आने से, तो ये तो बड़ी अच्छा एक था। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा, आलिया, कुछ लोगों पर चीज़ें आई कि आलिया हमजा ये कुछ शराइत पीएमएलएन की तरफ से रखी गई थी कि अगर आपको लाहौर में आके ये इवेंट करना है तो इसमें आलिया हमजा साहिबा नहीं होंगी। ऐसा कोई फिक्स्ड मैच था क्या सर राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई ऐसा ना कोई फिक्स्ड मैच था और ना कोई रुकावट है पीटीआई के मेंबर्स के ऊपर कि वो ट्रैवल कर सकें या चीफ मिनिस्टर मूवमेंट कर सकें। वो जो 26, इसको कंफ्यूज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि 24 या 26 नवंबर को जब ये इस्लामाबाद आए थे गंडापुर साहब, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी हुई थी इनको कि वो डी चौक में आए या इस्लामाबाद में एहतजाज करें। तो उन्होंने वायलेट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, इस वजह से रुका गया था, वरना कोई रुकावट नहीं है। और हम क्यों कभी पीटीआई के इंटरनल मैटर्स में हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप आलिया हमजा को ना बुलाएंगे। खुद ही दस्तों गिरबान है एक दूसरे के को ना कोई मानता है ना कोई जानता है और तनकीद भी जारी है। तो हमें इसमें हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही काफ़ी है अपने लिए, एक दूसरे के लिए। राना साहब, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, ये चीनी का मामला जो है ना वो बड़ा चल रहा है और चीनी स्कैंडल के नाम से भी आ रहा है। उससे पहले मालिक साहब ने एक प्रोग्राम में एक बात भी की थी। देखिए, ये तो मालिक साहब से आप पूछें, मैं तो इसको नहीं समझता कि ऐसी कोई नशिस्त हुई होगी या उसमें कोई ऐसी डिस्कशन हुई थी, लेकिन अगर उनकी कोई ऐसी सोर्स है तो उसके ऊपर वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि, और उन मीटिंग्स में भी मैं मौजूद था कि जब चीनी की एक्सपोर्ट हम करने जा रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा नहीं, इसको दर्जनों दफ़ा कहा कि हमें कीमतें नहीं बढ़नी देनी चाहिए और हमें वेरीफाई करवाना चाहिए कि ये नंबर जो हैं, हम एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास सरप्लस है या नहीं है। और उस बेसिस के ऊपर जब ये वेरीफाई हुआ कि एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास वाफर चीनी मौजूद है और कीमतों में इजाफा नहीं होगा, ये गारंटी दी हमें इनकी शुगर एसोसिएशन ने, तो और अगर इजाफा हुआ तो हम एक्सपोर्ट को रोक देंगे। तो उस बुनियाद पे फिर एक्सपोर्ट हुआ। अब देखें, बात ये है कि आज कीमतें बढ़ गई हैं और आज हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? जो प्रोजेक्टेड था कि अगली फसल इतनी होगी, उसमें 14% मेरे ख्याल से, गालबन अब फिगर हो सकता है मेरा एग्जैक्ट ना हो, लेकिन तकरीबन 14% उसमें कमी आ गई। फिर पाकिस्तान में जो होर्डिंग है वो भी होती है, तो उस बुनियाद पे कीमतें बढ़ गई। अब जो है वो हुकूमत, क्योंकि हम चीनी की कीमतों को बढ़ने नहीं देना चाहते, तो अब उसकी कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए अब आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो मेरा इसमें पर्सनल जो मौक़िफ़ है और राय है कि जब तक ये एक रेगुलेटेड आइटम रहेगा, इसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त हुकूमत ने देनी है, इंपोर्ट की इजाज़त हुकूमत ने देनी है, फिर कीमतों की प्राइस को भी रेगुलेट करना है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। मेरा पर्सनल राय ये है कि इसको हमें मार्केट डायनामिक्स की तरफ छोड़ देना चाहिए। एक्सपोर्ट भी ओपन हो, इंपोर्ट भी ओपन हो और ये इंटरनेशनल कीमत के ऊपर चीनी आ जाए। तो ये जब तक ये नहीं होगा, जब भी हुकूमत इसकी प्राइस को रेगुलेट करेगी या एक्सपोर्ट करेगी या इंपोर्ट करेगी, हमेशा तनकीद होगी। हुकूमत की नीयत ठीक थी, हुकूमत ने जब एक्सपोर्ट की तो वेरीफाई किया, हमारे पास वाफर चीनी है। अब जब फसल नहीं हुई, आउटपुट कम आई, अब इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पानी के फैक्टर्स हैं और चीज़ें हैं, तो अब उसके असरात की वजह से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो तनकीद भी हो रही है। मुझे बताएं ना कि आपकी नीयत बेशक अच्छी होगी, लेकिन ये मिस कैलकुलेशन या ये मिस गाइडेंस, ये चीज़ें कहाँ से आती है, कैसे होती है? मतलब ये आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं, मुल्क में डॉलर्स वैसे ही नहीं है। अभी भी मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ एक्सपर्ट्स की मैंने भी बातें सुनी है कि अभी भी चीनी वाफिर है, लेकिन वो होर्डिंग की वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं। तो देखिए, ये हमेशा कंफ्यूजन रहेगी जब हुकूमत एक आइटम की प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, फिर उसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त भी कंट्रोल होगी, इंपोर्ट की भी। तो मेरी सजेशन है और मैं ये देता हूँ हुकूमत को, जब भी जहाँ मुझे मौका मिलता है, कि हमें इसको डीरेगुलेट कर लेना चाहिए। जब तक ये रेगुलेट होता रहेगा,
ठीक है। जो हुकूमत इकदाम करेगा तो उस पर तनकीद होगी, जो कि अभी हो रही है, और इसके ऊपर डेफिनेटली एक इंक्वायरी की। लाहौर में 210 रुपए में चीनी फरोख्त हो रही है पर केजी। चले मैं जरा आगे बढ़ जाती हूँ, वापस जरा पॉलिटिकल आ जाती हूँ। आमिर डोगर साहब, सीएम केपी के बात हो रही थी और सब इस इंतजार में थे 5 अगस्त होगी तो पीटीआई ये कर देगी वो कर देगी, और कुछ ही दिनों में खान साहब के बच्चे, खान साहब भी रिहा हो जाएंगे, उनके बच्चे भी आ जाएंगे, सारा कुछ होता रहा। एक इंप्रेशन था क्योंकि खान साहब ने कॉल दी थी। अब ये अली अमीन गंडापुर साहब, ये 90 दिन का क्या मामला है सर? 90 दिन कहाँ से आ गए? किसको टारगेट दे रहे हैं, किसको अल्टीमेटम दे रहे हैं, किसको डेडलाइन दे रहे हैं? 90 दिन का मतलब तो ये है कि आप 3 महीने आगे चले गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों एक बात को पकड़ लिया? 5 अगस्त को एहतजाज होगा। अगस्त के महीने में जो एहतजाज करना है उसके लिए हम पूरी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। कल की हमारी जो रैली है, एक बड़ी रैली थी, बड़ा काफिला था, वो भी इस चीज की कड़ी थी। और 90 दिन में उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर खान साहब रिहा होंगे। आप उस बात को उसके साथ अटैच कर लिया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारा एहतजाज तो पिछले 2 सालों से जारी है, किसी न किसी शक्ल में, इस फस्तायत के खिलाफ, इस जुल्म और जबर के खिलाफ। इसके अलावा अगली बात है जो चीनी का बहरान है, इस पर बात करें, जो महंगाई है उस पर बात करें, जो अरबों रुपया लाहौर शहर पे लगाया गया और लाहौर की एक बारिश के अंदर ही लाहौर शहरियों ने जो रिएक्शन आया और इनके दावे सारे के सारे खत्म हो गए। और पंजाब के अंदर जो बदतरीन अमन आमा का सूरत हाल है, और उसी तरह वफाक में आज 1.5 साल होने को है, PDM 2 की दूसरी हुकूमत है, लेकिन मामला दूं का दूं है। और वही फस्तायत और जबरा बजाय इसलिए कि हुकूमत को अपनी हुकूमत साजी के लिए, लोगों के रिलीफ के लिए, गवर्नमेंट माशी इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल कर। इस वक्त हुकूमती मशीनरी, तमाम इदारे बतौर सियासी हथियार बने हुए हैं तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए, जो मुसलसल पिछले 2-2.5 सालों से जुल्म, सितम और जबर जारी है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की 75 साल किसी सियासी पार्टी के अगेंस्ट नहीं मिलती कि इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना बड़ा सियासी इंतकाम, इतनी बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो एक शख्स के खिलाफ हो रही है, वो है इमरान खान। उसके लिए आपने इदारे भी तबाह कर दिए, अदालती निज़ाम को भी दरहम भरम कर दिया, और जो बाकी इदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, वो सब भी लगे हुए हैं इमरान खान और कारकुनों को और तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, छापे मारने के लिए। कल से फिर यहाँ पंजाब में मुसलसल छापे मारने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। कारकुनों के घरों में चादर चार दीवारी की पामाली फिर शुरू हो गई है। तो ये मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या अगर ये आमिर डोगर साहब, अगर ये आपकी बात दुरुस्त है कि दोबारा से छापे मारने का लोगों को अपना पुरअमन एहतजाज ना कर सके, कोई रैली ना कर सके, कोई जलसा ना कर सके, और इतना पर्सनल इंतकाम एक शख्स के खिलाफ, इतना गुस्सा कि आप किसी सूरत में भी ठंडे नहीं हो रहे। ठीक है, मैं जरा राना साहब से पूछ लूं। आमिर साहब, अगर आप इजाजत दें, जहाँ पर वहीं का वहीं खड़ा। ठीक है, मैं राना साहब से पूछूं। राना साहब, एक तरफ आपकी पार्टी आके कहती है कि इमरान खान तो ख़त्म हो गए, उनकी अब कोई मकबूलियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जब कोई वो ऐसा कोई एहतजाजी प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर बकौल उनके के छापे दोबारा से शुरू हो गए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हरकत में आ जाती हैं, उनको पकड़ धक्कड़ शुरू हो जाती है। क्या हम ये एक्सपेक्ट करें पंजाब से या हुकूमत से कि इस दफ़ा जो उनका ये प्रोग्राम होने जा रहा है एहतजाजी, इसमें फ्री हैंड दे दिया जाएगा, क्योंकि मकबूलियत तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है आपके मुताबिक? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये तासुर देना कि खान साहब कोई पॉलिटिकल कैदी है, बिल्कुल गलत है। खान साहब को करप्शन के केस के अंदर जो चोरी का पैसा नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को वापस किया, उसकी एडजस्टमेंट कराने पे और उसके एवज जो है मफादात लेने के ऊपर सज़ा है, तो ये करप्शन के ऊपर वो सज़ा काट रहे हैं 14 साल की। वो कोई सियासी कैदी नहीं है और उनके ऊपर कोई आइन को धर्म भरम और फलाना टमकाना, ये ऐसा कुछ नहीं है। उनको अदालती सज़ा है, और अगर उनको रिलीफ चाहिए, अगर ये निकालना चाहते हैं 90 दिन बाद या 60 दिन बाद, या पिछली दफ़ा कसम खाई थी गंडापुर साहब ने कि पता नहीं 2 हफ्ते में वो उनको बाहर निकाल देंगे, तो उसका तरीका सड़कों के ऊपर एहतजाज करना नहीं है। उसका तरीका जो है वो रस्ते बंद करना या धरने बंद करना या धावे बोलना नहीं है। वो फिर कोई अच्छा वकील करें लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ से उनको रिलीफ दें, तो हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं होगा। जहाँ तक बात है, अभी तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि गंडापुर साहब जो हैं वो आए बड़े आराम से, उन्होंने
यहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की और कोई रुकावट नहीं थी। तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि ये छापे क्यों पड़ रहे हैं और इनकी क्या बैकग्राउंड है। एहतजाज अगर ये इजाजत लेके करते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से तो उसकी फिर तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इजाजत देंगे, ये गवर्नमेंट इजाजत देगी? मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि क्या इनको फ्री हैंड मिलेगा? क्योंकि वो ठीक है वकील अच्छा करे, लेकिन उनका एहतजाज तो आईनी हक है। देखिए मैं तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना कि वो इजाजत उनको मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देगी नहीं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर ये अपना लहजा नरम रखें और गंडापुर साहब जिस तरह हमेशा कहते हैं मैंने कफन बांध ली है और बंदूकें हमारी तैयार हैं और हमने आके जो है वो पता नहीं क्या कर देना है, तो फिर तो डेफिनेटली हुकूमत जो है वो कुछ तो नहीं होने देगी। हुकूमत अपनी तैयारी पूरी करेगी। ठीक है। और अभी भी जो गंडापुर साहब के बयानात हैं वो जो अभी कुछ चंद हफ्ते पहले उन्होंने दिए थे, उन्होंने बहुत सारी धमकियां दी थी, तो उस बुनियाद पे हम तो बिल्कुल तैयारी करेंगे। और फिर अगर ये धमकियां आप देंगे जो है लड़ाई झगड़े के और खून खराबे के, तो फिर ऑब्वियसली हमें तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये अगर ये धमकियां अली अमीन गंडापुर साहब का तो ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, इस पर आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें आमिर डोगर साहब, तो यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन एक मामला और आपके अपने लोग उठा रहे हैं, वो आफरीदी साहब के हवाले से उठा रहे हैं, अब्बास आफरीदी साहब के, कि वो थे मिर्ज़ा आफरीदी माज़रत के साथ कि उन्होंने 9 मई की मजम्मत की, 9 मई के पे इल्ज़ाम भी लगाया कि पीटीआई वालों ने किया और वो माफ़ी मांगे वरना उनको सज़ाएं मिले। और एक दफ़ा फिर उनके ही वेन्यू पर आप पहुंच जाते हैं, उनको शायद सेनेट का टिकट देने की लिस्ट में उनका नाम भी डाल दिया गया है। मेरे पास तो वो क्लिप भी है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चला दूँ, ज़रा चला भी दें, जो मिर्ज़ा आफरीदी से। मुल्क में 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं मैं उसको टोटली कंडेम करता हूँ। स्पेशली हमारे जो जिना हाउस के ऊपर हुए हैं, हमारे जीयूस के ऊपर हुए हैं, और जो हमारे शोहदा हैं उनकी जो यादगारें हैं उनकी बेहुरमती हुई है, मैं उसको टोटली कंडेम करता हूँ। और इसमें जो भी इन्वॉल्व है कानूनी तौर पर उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो आज हम सुख और चैन से सोते हैं ये हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हैं। ये फौज हमारी है, हम उनमें से हैं, वो हम में से है। जी डोगर साहब, इनको आम माफी मिल गई है, और अगर इनको मिल गई है और पीटीआई में वापस लेने का सोच लिया है तो फिर दीगर को क्यों नहीं? जहाँ तक मिर्जा अफरीदी का ताल्लुक है मेरी बहन, ये पार्टी फैसला करेगी, चेयरमैन या जनरल सेक्रेटरी फैसला करेंगे। जो सेनेट की टिकटें हैं उसकी एक लिस्ट है जो पहले 6 महीने पहले आई थी। जी वो 6 महीने आई थी और वो लिस्ट अप्रूव होके खान साहब की तरफ से आई थी। अब हमारे 6 सेनेटर बनने हैं या 7 बनने हैं, ये लिस्ट भी दोबारा वहां जाएगी और फिर सारी चीजें हकायक उनके सामने रखे जाएंगे। फैसला इमरान खान का, हम तो उसकी पार्टी के अदना कारकुन है और वर्कर है, और हम इस बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन आपकी अपनी जाती राय क्या है? मतलब एक ऐसा शख्स जिसने इल्ज़ाम भी लगाया, उनको कहा कि जी 9 मई वाले, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं, कानून के मुताबिक सजा भी दें, आप क्या कहते हैं, मिलना चाहिए इनको टिकट? नहीं, ये फैसला तो पार्टी करेगी। आपकी जाती राय क्या है? हम तो, मेरी जाती राय तो है कि मैं तो 11 मई को गिरफ्तार हुआ, 4-5 महीने मैं तो पार्टी के साथ इस्तेकामत के साथ खड़ा रहा, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पंजाब में वाहिद आदमी था जो जेलें काट कर आए हैं, उसके बाद भी 4-5 दफा जेल में गया। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप जैसे लॉयल लोगों के आगे जब ये लोग आते हैं तो आपकी जाती राय क्या है? इसीलिए 20 मुकदमात अभी भी भुगत रहा हूँ, लेकिन सजा और जजा और गधे और घोड़े में फर्क जरूर होना चाहिए। अब कारकुनों में बड़ा इख्तियाल पाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी, ब्लॉगर्स में ये सारी चीजें हो रही हैं कि एक शख्स जो है अगर वो मजम्मत कर गया तो आप उसको किस तरह से अप्लाइज कर रहे हैं, क्यों आप उसको टिकट दे रहे हैं। अभी उनके टिकट का फैसला नहीं हुआ, उनका फैसला इमरान खान साहब करेंगे। जाती तौर पे वो अच्छे आदमी है, मेरा उनसे एक ताल्लुक है, पार्टी के वाइस चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। लेकिन ये फैसला खान साहब करेंगे कि 9 मई के बाद जो लोग आए उनको रखना है नहीं रखना, जो मजम्मत कर गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, ये फैसला इमरान खान का फैसला है। बिल्कुल ठीक है। राना साहब को लास्ट कमेंट करना चाहेंगे? उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जिसका जवाब बनता है। मैं बस एक, मेरे बड़े भाई हैं डोगर साहब, लेकिन मुझे इनकी लॉजिक की मंतिक नहीं समझ आई। जो वो कह रहे हैं कि पैसा तो सारा पड़ा हुआ है। देखें, अगर कोई डकैत अगर डकैती करे और फिर पुलिस वाले रिकवरी डाल दें और वो डकैत कहे कि भाई वो सारा तो पुलिस के पास ही पैसा पड़ा हुआ है, मुझे क्यों सजा दे रहे, तो भाई वो तो रिकवरी डाली और ये बहस नहीं खत्म होनी, ये तो अदालत ने सजा दी है ना मेरी और डोगर साहब। पैसा तो हुकूमत, पैसा तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ था, रिकवरी क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं था ना, वो जिसको फाइन था उसका फाइन एडजस्ट हो गया था।
तो वो कहने का मतलब वो पैसा ट्रेजरी में जाना था, फाइन एडजस्टमेंट में नहीं जाना था। और ये बहस तो कंक्लूड हो गई है, अदालत ने सजा दे दी है। ये अपना मौकफ जो मर्जी कहते रहे, मैं जो मर्जी कहता रहा हूँ, तो फैक्ट इज कि अदालत की निगाह में इमरान खान करप्शन की सजा का। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच राना एहसान साहब आपके टाइम का। आमिर डोगर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दो इंपॉर्टेंट बातें आमिर डोगर साहब ने की हैं। मिर्ज़ा आफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा कि गधे और घोड़े में फ़र्क होना चाहिए। आलिया हमज़ा क्यों नहीं थी, उनको ज़रूर होना चाहिए था। और दूसरी तरफ PMLN का कहना है, राना एहसान साहब का, कि अगर ये कानून हाथ में नहीं लेंगे, आइन तो कानून को नहीं तोड़ेंगे, तो फिर हम इनको कोई रुकावटें भी नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि ये ऐसा करेंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।